नमस्कार साथियों, हमारे YouTube चैनल स्मृति सिविल सर्विसेज में आपका हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन। और कैसे हो आप सभी? पढ़ाई कैसी चल रही है? तबीयत कैसी है? देखिए, सर्दी का मौसम आ गया है और पढ़ने का समय है, बहुत ही अनुकूल समय है। चलिएगा, अपन आज पढ़ेंगे नया टॉपिक अपना उपसर्ग। उपसर्ग पढ़ने से पहले इससे पहले जो अपन ने पढ़ा है उसके बारे में मैं आपसे बताना चाहता हूं कि हम पढ़ रहे हैं शब्द निर्माण, शब्द रचना। शब्द रचना पढ़ रहे हैं, शब्द रचना। शब्द रचना पढ़ रहे हैं। रचना यानी कोई चीज, शब्दों की रचना करनी यानी शब्दों का निर्माण करना, ये अपन पढ़ रहे हैं। शब्दों का निर्माण या शब्दों की रचना। तो देखिए, शब्द रचना या शब्द निर्माण, ये चार प्रकार के हैं। इसमें मुख्य चार तरह के हैं। एक पहला संधि, दूसरा समास, तीसरा उपसर्ग और चौथा प्रत्यय। संधि, समास, उपसर्ग, प्रत्यय। लेकिन इसमें अपन थोड़ा क्रम चेंज करेंगे। उपसर्ग को समास से पहले पढ़ेंगे। सबसे पहले संधि, उसके बाद उपसर्ग और उसके बाद प्रत्यय और उसके बाद पढ़ेंगे अपन, उसके बाद अपन पढ़ेंगे समास सबसे अंत में। तो देखिएगा, अपन पढ़ रहे थे ये शब्द रचना और उसमें अपना पहला जो टॉपिक संधि था वो कंप्लीट हो चुका है। 3 वीडियो अपने डाले, एक 2 घंटे का है जिसमें स्वर संधि पूरी कंप्लीट है, उसके बाद 1.5 घंटे का वीडियो है व्यंजन संधि कंप्लीट है, और उसके बाद 1.5 घंटा और है जिसमें विषयक संधि को मैंने पूरा अच्छे से पढ़ाया। मैंने वही मुख्य उदाहरण एग्जाम्पल आपको बताए और कम समय में आप ज्यादा कैसे समझ सकते हो, यही मैंने बताने की कोशिश की। आप इससे संबंधित और भी बहुत सारे जो प्रतियोगी परीक्षा की जो पेपर है, इस संधि से रिलेटेड जो भी उदाहरण आते हैं उनको आप एक बार सॉल्व करने की कोशिश करिएगा। उन्हें आप देखिएगा कि किस तरह की प्रश्न आते हैं। मैंने पढ़ाया उससे संबंधित कौन कौन से हैं, क्या है, उससे बाहर कोई छूट गए हैं तो भी आप देखना। तो इसको अपन ने अच्छे से पढ़ लिया है। आज अपन पढ़ेंगे उपसर्ग। ये अपन दूसरे नंबर उपसर्ग पढ़ेंगे। उपसर्ग क्या है? तो सबसे पहले आप देखिए, उपसर्ग 2 शब्दों से मिलकर के बना है। एक तो है उप और एक है सर्ग। उप का अर्थ है पास, सर्ग का मतलब जुड़ना। जो शब्द या शब्दांश के पास में आकर के जुड़ते हैं, यानी प्रारंभ में जुड़ते हैं, उसे उपसर्ग कहते हैं। तो देखिए, उपसर्ग पढ़ने से हमें और भी व्याकरण के और भी टॉपिक हैं जिसे हमें समझने में सहूलियत होगी। वो कौन कौन से टॉपिक हैं? जैसे विलोम शब्द,
पर्यायवाची शब्द और नई विशेषता वाले शब्द बहुत सारे हैं। औपचारिक पढ़ने से हमें शब्दों के अर्थ पता होने लग जाए। तो अपन शुरू करते हैं औपचारिक की परिभाषा और उसको विस्तृत रूप से अपन शुरू करेंगे। तो देखिए, औपचारिक एक शब्दांश है। औपचारिक और प्रत्यय ये शब्दांश है, ये शब्द नहीं है, ये शब्दों के अंश है। तो देखिए, यह शब्द के आगे भी जुड़ सकता है, शब्दांश के आगे भी जुड़ सकता है। तो शुरू करते हैं अपन, औपचारिक किसे कहते हैं। तो औपचारिक की डेफिनेशन लिखिएगा आप अपनी कॉपी में, औपचारिक किसे कहते हैं। वे शब्दांश जो शब्द या शब्दांश के आरंभ में जुड़कर मूल अर्थ में परिवर्तन कर देते हैं उन्हें औपचारिक कहते हैं। वे शब्दांश जो शब्द या शब्दांश के आरंभ में जुड़कर मूल अर्थ में परिवर्तन कर देते हैं या एक नया यौगिक शब्द का निर्माण करते हैं, तो उन्हें औपचारिक कहते हैं। जैसे मैंने एक शब्द लिखा हार, क्या लिखा? हार, और इसके आगे औपचारिक जोड़। यह हार शब्द बाद ये मूल शब्द हार मैं 4 बार लिखूंगा। जैसे मैंने एक बार हार और लिखा, इधर हार और लिखा, फिर हार लिखा, और यहां मैंने शब्द लिखा वी, यहां मैंने लिखा आ, यहां लिखा प्र, और यहां मैंने शब्द लिखा सम। और इससे में नया शब्द बनेगा। वी प्लस हार से शब्द बना विहार। आ प्लस हार से आहार। प्र प्लस हार से प्रहार, और शम प्लस हार से शम। ऐसे बहुत सारे वर्ड बन सकते हैं। वी प्लस हार, विहार, विहार करना, विचरण करना, या वो लोग विहार करते हैं। और
ऐसे स्थान उन्हें भी, जैसे जैन साधु वगैरह जहाँ रहते हैं वो विहार, उनके रहने का स्थान विहार। आहार, आ के साथ, हार के साथ जब आर लगता है, आ लगता है, तो इसका अर्थ आहार हो गया। आहार का मतलब भोजन। और पशु के लिए भोजन होगा तो अपन बोलते हैं पशु आहार, ठीक है। तो आहार का मतलब भोजन। प्र प्लस हार, शब्द क्या बना? प्रहार। प्रहार का अर्थ है चोट। संहार, संहार, भगवान दुष्टों का संहार करते हैं, यानी उसका नाश करते हैं। तो कहने का अर्थ है कि हर शब्द में सेम है, लेकिन अलग अलग औपचारिक व्यक्त होने से इनका अर्थ, मूल अर्थ है वो चेंज हो गया। यानी इस तरह अपन बनेंगे। तो आगे चलते हैं नेक्स्ट। तो देखिएगा, औपचारिक मुख्यतः 3 प्रकार की होती है। हिंदी में औपचारिक मुख्यतः कितने प्रकार के हैं? हिंदी में औपचारिक मुख्यतः 3 प्रकार के होते हैं। और वो 3 प्रकार कौन से हैं? देखो, इसका प्रकार का कोई है नहीं ऐसा, लेकिन फिर भी अपन देखते हैं मोटे तौर पे। सबसे पहले अपन पढ़ेंगे, वो पढ़ेंगे संस्कृत के उपसर्ग। संस्कृत के उपसर्ग, इसका दूसरा नाम है तत्सम उपसर्ग। तत्सम, ये तत्सम 2 शब्दों से बना है, तत् प्लस सम। तत् का अर्थ होता है उसके, सम का अर्थ है सम, उसके समान। किसके समान? संस्कृत के समान। तो उसके बाद अपन पढ़ेंगे हिंदी के उपसर्ग। हिंदी के उपसर्ग, जिसे वैसे तद व उपसर्ग कहते हैं। तद, तद शब्द में भी तत् प्लस भाव है। तद भाव में तत् प्लस ध। तद यानी उसका, भाव यानी होना, उसका होना यानी किसका होना। तत्सम का थोड़ा रूप परिवर्तित होकर के तद्भव बन जाता है। और उसके बाद विदेशी उपसर्ग। विदेशी उपसर्ग भी पढ़ने बहुत जरूरी है। विदेशी उपसर्ग बहुत ज्यादा आते हैं, खासकर बाकी वाले कर लेते हैं लेकिन विदेशी पढ़ते नहीं हैं। और फिर वहां आते हैं, विदेशी शब्द, विदेशी उपसर्ग दे दिया और फिर बोला कि इससे आप नए 4 शब्द बनाएं। तो फिर इन्हें भी अच्छे से पढ़ना हमें है। तो ये 3 तरह के उपसर्ग हैं, संस्कृत के उपसर्ग, हिंदी के उपसर्ग और विदेशी उपसर्ग। वैसे इनकी संख्या फिक्स है, इनकी कोई फिक्स है नहीं, लेकिन इनकी संख्या ये 22 होते हैं। कितने होते हैं? 22 होते हैं। वो अब आगे अपन पढ़ेंगे ये 22 कौन से होते हैं। तो सबसे पहले अपन शुरू करते हैं। तो देखिए, सबसे पहले अपन लिखेंगे संस्कृत के उपसर्ग। संस्कृत, संस्कृत के उपसर्ग यानी
तत्सम उपसर्ग, तत्सम उपसर्ग। ये मुख्यतः यानी ये 22 होते हैं, इनका फिक्स है। ये कितने होते हैं? 22। अब वो 22 कौन कौन से हैं? तो नंबर 1 अपन लिखेंगे, नंबर फर्स्ट, नंबर फर्स्ट अ या अन। एक बार इनको अपन लिखेंगे और फिर एक एक आगे करें। नंबर 2 अति, फिर 3 अधि, अभी, अनु, अप, अव, आ, उत, उप, दूर, दुस, नी, निर, निश, प्र, पुरा, परि, प्रति, पी, सो और सब। ये 22 उपसर्ग है। कितने उपसर्ग हैं? तो एक बार आप इसे नोट करिएगा या स्क्रीनशॉट ले लीजिए। संस्कृत के उपसर्ग 22 उपसर्ग हैं। मैंने इसको कैसे याद किया मैं आपको बता देता हूं कि सबसे पहले वर्णमाला में अ आता है, तो मैंने सबसे पहले अ पर याद किया, उसके बाद आ आता है, आ, फिर ओ पे, फिर द पे, फिर न पे, और फिर प्र, प पे, फिर व, और फिर श। तो ऐसे याद करने का यही तरीका है। कोई भी चीज एक सीक्वेंस से अच्छे से याद रहती है, फिर उसे रटना नहीं, केवल समझना है। तो देखिए अब अपन आगे चलते हैं, इस उपसर्ग को कैसे करेंगे। तो सबसे पहले अपन एक 3 कॉलम बनाएंगे। सबसे पहला कॉलम बनाएंगे उपसर्ग, उसके बाद कॉलम बनाएंगे अर्थ, और उसके बाद कॉलम बनाएंगे प्रयोग। ये 3 कॉलम अपन बनाएंगे, आप अपनी कॉपी में बनाइएगा। ये 3 और नंबर 1 उपसर्ग लिखेंगे, वो है अ या अन। अ या अन। अ का अर्थ होता है बिना, या रहित, या नहीं। यानी उपसर्ग निषेध का कार्य करेगा। किसका कार्य करेगा? निषेध। देखो उपसर्ग, एक उपसर्ग के एक से अधिक अर्थ हो सकते हैं, और फिर उनसे नए वर्ड बनेंगे, उनका भी तरीका अलग। ठीक है, जैसे मैंने एक वर्ड लिखा,
जैसे एक मैंने वर्ड लिखा निबंध, नी प्लस बंध, और इसको जोड़ा और शब्द बन गया निबंध। अब कई इसका अर्थ क्या लेंगे? नी प्लस बंध। अब नी का अर्थ नहीं भी होता है, नी का अर्थ बिना भी होता है, और नी का अर्थ विशेष भी होता है। तो निबंध शब्द तो बिना बंध की, बिना बंध की ये अर्थ लेंगे, लेकिन यहां पर बिना बंध के अर्थ नहीं है। यहां अर्थ क्या आएगा? नी का अर्थ विशेष लिया जाएगा। नी यानी विशेष, बंध यानी बंध हो, जो विशेष रूप से बंधा हो, जो शीर्षक से विशेष रूप से बंधा हो, उसके इर्द गिर्द बात हो, उस टाइटल के इर्द गिर्द बात हो, उसे निबंध कहते हैं। तो ऐसे इसका अर्थ लिया जाएगा। तो अब सबसे पहले शुरू करेंगे अ या अन, और अ या अन में सबसे पहले शुरू करेंगे वो करेंगे संयोग। देखो, प्रत्येक उपसर्ग में अपन संधि करेंगे। एक उपसर्ग में कम से कम 2 या 3, कम से कम 2 या 3 4 संधि का प्रयोग हो सकता है, लेकिन 2 तो हो गए। लेकिन कुछ जैसे अ या अन, इससे न के बराबर संधि बनती है। जैसे मैंने अ के साथ आप व्यंजन से स्टार्ट होने वाले शब्द लिखे, और जो अन है, अन के साथ स्वर से स्टार्ट होने वाले शब्द लिखिए। कैसे? देखिए, अ प्लस व्यंजन और अन प्लस स्वर, इन दोनों का अर्थ सेम ही। अ और अन दोनों यही अर्थ देता, बिना, रहित, नहीं, निषेध करता है। लेकिन जो व्यंजन से शुरू होने वाले वर्ण हैं, उसके आगे अ लगाइए, और जो स्वर से शुरू होने वाले हैं, उसके आगे क्या लगाइए? अन। तो मैंने एक वर्ड लिखा अन, अन प्लस, मैंने एक वर्ड यहां अ लिखेंगे, देखिएगा, मैंने यहां सबसे पहले शब्द लिखा अ प्लस जान। क्या लिखा? अ प्लस जान। अ प्लस जान, यहां पर जो शब्द स्टार्ट हुआ है वो किससे स्टार्ट हुआ है? जय, और जय के साथ ये। तो सबसे पहले तो जय बोला जाएगा। जय कैसा वर्ण है? व्यंजन वर्ण। तो व्यंजन वर्ण से स्टार्ट होने वाले उसके आगे अ लगेगी, और स्वर से स्टार्ट होने वाले उसके आगे क्या लगेगी? अन। तो इससे कुछ वर्ड हैं, तो मैंने यहां शब्द लिखा अजान। जान का विलोम बनाना है, तो अब ए लगा के अजान। ठीक है, मेरी जानकारी में नहीं है, मेरी जान में नहीं है। मैंने अगला वर्ड लिखा अ प्लस सत्य, अ प्लस जात। तो ये शब्द बनेगा असत्य, अजात, अजात। ऐसे और भी वर्ड हैं, जैसे अ से बनने वाले और शब्द हैं। जैसे मैंने लिखा अव्यवस्था, व्यवस्था के आगे अ जोड़ोगे तो अवस्था हो जाएगी। ठीक है। असामाजिक, सामाजिक शब्द के आगे अ जोड़ोगे तो असामाजिक बन जाएगा। जो सामाजिक नहीं, जो समाज संबंधी गति, समाज संबंधी बातों के विरुद्ध हो, विपरीत हो, तो उसे असामाजिक कहते हैं। तो देखिए, ये जो वर्ड है
ये विलोम बनाता है। क्या बनाता है? विलोम। यह जो उपसर्ग है, जो व्यंजन से स्टार्ट होने वाले शब्दों के आगे जुड़ करके इनका विलोम बना लेगा। सत्य का विलोम असत्य, जात का विलोम अजात, जान का विलोम अजान, सामाजिक का विलोम असामाजिक, ठीक है, व्यवस्था का विलोम अव्यवस्था। तो विलोम शब्द भी आप यहां सीख रहे हो। फिर यहां देखो, यहां मैंने एक वर्ड लिखा, या मैंने शब्द लिखा अन प्लस एक, अन प्लस एक। इसको आप जोड़ोगे तो एक की मात्रा नए को मिलेगी और नए पूरा हो जाएगा और ये बन जाएगा नहीं। इधर का क और इधर का अ जोड़ोगे तो ये बन जाएगा अनेक। अनेक का मीन्स होता है जो एक नहीं, तो एक का विलोम क्या हो गया? अनेक। वैसे मैंने एक वर्ड लिखा अगला, अनधन उचित, अनधन उचित। उचित का अर्थ होता है सही, अन का अर्थ है नहीं। सो सही नहीं है तो इसका अर्थ क्या हुआ? अनुचित। क्या हुआ? अनुचित, जो सही नहीं। उचित का मतलब सही और अन का मतलब नहीं, दोनों ही जुड़ेंगे। इसका मूल अर्थ यह है कि मूल अर्थ इसमें चेंज नहीं होगा, लेकिन अलग अलग उपसर्ग प्रयोग होने से फिर मूल अर्थ चेंज होता है। जैसे मैंने हार में लिखा है, तो हार के आगे जब मैंने आ लगा तो आहार, और प्र लगा तो प्रार। तो प्रार का मतलब चोट और आर का मतलब भोजन, तो वहां चेंज हो गया। लेकिन ये जब दो शब्द जुड़ते हैं आपस में तो उसके बाद इनका मूल अर्थ में कोई परिवर्तन नहीं होता है। तो देखिए, अनधन उचित से क्या बना? अनुचित। क्या बना? अनुचित। मैंने और भी इससे संबंधित वर्ड लिखे, जैसे मैंने शब्द लिखा अनुपयोगी। अनुपयोगी अन वाले आप देखिए। मैंने शब्द लिखा अनावश्यक। अनावश्यक। मैंने शब्द लिखा अनादर। मैंने शब्द लिखा अनुपमेय। अनुपमेय। मैंने शब्द लिखा अनधिकार। अनधिकृत। मैंने शब्द लिखा है यहां अनृत। अनवकाश। इन सब का विक्रय करोगे तो यह अनधन उपयोगी निकलेगा, अनधन आवश्यक, अनधन आदत, अनधन उपमेय, अनधन अधिकार, अनधन अधिकृत, अनधन रित और अनधन अवकाश। यह अन उपसर्ग है। यहां पर आप एक बात देखिए कि जैसे ये बाद में जो स्वर आते हैं, ये ए स्वर, ये ऊ स्वर, ठीक है, जो भी है, जैसे यहां अ स्वर है, ठीक है, इसको अलग करो, इस नए में से अ निकलेगा, इस नए में से री निकलेगा, इस नए में से अ निकलेगा, इस नए में से अ, इसमें से ऊ, इसमें से आ, इसमें से आ, इसमें से उ। यानी बाद में जो स्वर है उस स्वर की मात्रा किसको मिलती है? व्यंजन को मिलती है। स्वर की मात्रा किसको मिलती है? व्यंजन को मिलती है। जैसे परीक्षा में एक परीक्षा में सवाल आ गया कि बेमेल उपसर्ग है, बेमेल उपसर्ग है, और बेमेल उपसर्ग है, उपसर्ग दे दिया, और क्या दे दिया कि अनुचित, अनुचित
अनुपयोगी, अनुभव, और अनुपमेय, ऐसे दे दिया। ये ए, ये बी, ये सी, ये डी। बेमेल उपसर्ग के बारे में पूछा आपको तो आप क्या करोगे? तो आप इसको देखेंगे, इसको अलग अलग करोगे। यहां से निकलेगा अन धन उचित, इसको अलग करोगे तो यहां से निकलेगा अन धन उपयोगी, और इसको अलग करोगे तो निकलेगा अनुधन भाव, और इसको अलग करोगे तो निकलेगा अनधन उपमेय, अनधन उपमेय। तो आपको इनमें से भिन्न क्या दिखा? यहां अपन ने देखा तो यहां अनु दिख रहा है, यहां अनु दिख रहा है, यहां भी अनु दिख रहा है, यहां भी, चारों एक जैसे दिख रहे, लेकिन इनको भिन्न जब अलग किया, विच्छेद किया, तो इन तीनों में अन उपसर्ग निकला, इसमें क्या निकला? अनु। अनु का विशेष भाव का होना, ऐसी चीज विशेष होना, तो उसे अनुभव कहते हैं। इंग्लिश में से एक्सपीरियंस कहते हैं, तजुर्बा, जो फारसी वर्ड तजुर्बा। तो इसमें अनु धन भाव, यानी इन तीनों के अंदर, इस तीनों में उपसर्ग है, इस तीनों में उपसर्ग है, वो है अनु, अन। तीनों में उपसर्ग क्या है? अन। और इसमें एक में उपसर्ग क्या है? अनु। तो अपना आंसर राइट होगा वो अनु धन भाव, ये वाला राइट। तो इस तरह अपन ये अन वाले उपसर्ग अपन आगे ऐसे पढ़ेंगे। अपन को इस पे बहुत मेहनत करनी है, यानी इससे संबंधित भाई एक बार आप समझ लो, समझ लेने के बाद आप कितने ही उदाहरण डिफरेंट आ जाए, एक को अच्छे से समझ लिया, बस 1000 उदाहरण कर लोगे, और 1000 रट लिए तो 1001 में आप फंस जाओगे। तो इसलिए समझना है। अब अपन अन और अनु वाला कर दिया, इसमें दो ही विशेष चीज देखनी थी, व्यंजन से स्टार्ट होने वाले वर्ड के आगे अ लगाना है, और स्वर से स्टार्ट होने वाले शब्दों के आगे अन उपसर्ग जोड़ना है। तो दूसरा अपन करेंगे, तो दूसरा है अति। अति, ये उपसर्ग अब बार बार वो लिखने की जरूरत नहीं। अति का अर्थ होता है, अति का अर्थ होता है बहुत ज्यादा या अधिक। इसका अपन प्रयोग करेंगे तो सबसे पहले संयोग, और संयोग का अर्थ होता है कि दो वर्ण परस्पर मिलते हैं, कोई विकार उत्पन्न नहीं होता है, तो उसे संयोग कहते हैं। तो जैसे मैंने शब्द लिखा अति प्लस रिक्त, तो अति से बना अतिरिक्त, अति से बना अतिसार, ठीक है। और अब देखो, अब इनमें दूसरा और भी टॉपिक है, आप लिख लेना, ज्यादा उदाहरण अपन नहीं करेंगे। संधि, और संधि सबसे पहला, इस शब्द का अंतिम वर्ण क्या है? त के साथ ई है, क्या है? अब प्लस से पहले ई किस किस के साथ होती है, कौन कौन सी संधि में होती है? तो सबसे पहले अपन लिखेंगे दीर्घ संधि। कौन सी संधि में होती है? दीर्घ। उसके बाद अपन लिखेंगे यण संधि, यण संधि में भी, और उसके बाद और भी संधि हो सकती है, ठीक है। इस दो को पहले देखते हैं। मैंने एक वर्ड लिखा अति प्लस इत, अति प्लस इत, इसको जोड़ोगे तो इधर की ई और इधर की ई मिल करके अतीत बन जाए। आपको बोला कि अति से दो वर्ड बनाइए,
तो आप पहले तो संयुग का देखोगे, फिर इसमें कौन कौन सी संधि होती है, तो ऐसे आपको याद आने लग जाएगी। ऐसे मैंने अगला लिखा अति प्लस एव और शब्द बना गया अति। मैंने शब्द लिखा अति प्लस इच्छा और शब्द बन गया अतिच्छा। ई और ई मिलकर के क्या बना, दीर्घ। मैंने शब्द लिखा अति प्लस इंद्रिय और शब्द बना गया अतीन्द्रिय। क्या बन गया, तो देखो अपने संधि से संयुग से 2 लिखी, संधि से अपने 4 भर लिए, दीर्घ से और आप कितने ही कर सकते हो वैसे। तो यण का मैंने शब्द लिखा अति प्लस अल्प, ठीक है, अति प्लस आचार, अति प्लस अंत और अति प्लस उत्तम। इन उदाहरणों के माध्यम से अपन इसको समझेंगे। इस शब्द का अंतिम वर्ण क्या है, ई। अच्छा ई है, ई किसके साथ है, त के साथ, यानी त के साथ क्या है, त के साथ ई है, तो ई को किस में बदल देंगे, यह। ई को यह में बदल दिया, इधर बचा तहल और इधर अल्फ। अब आप इसको जोड़ोगे तो ये शब्द बन जाएगा अत, और ये की अ की मात्रा ये को मिल जाएगी और ये शब्द बन जाएगा अत्यल्प। अल्प का मतलब थोड़ा, अति का मतलब बहुत, याद ही, बहुत ही थोड़ा, ठीक है। अत्यल्प बिल्कुल कम। इसी प्रकार अत्याचार में भी इसको जोड़ेंगे तो ई ये में बदल जाएगी, आ की मात्रा इसको मिल जाएगी अत्याचार। ई ये में बदल गई और आ की मात्रा ये को मिल जाएगी अत्याचार। इसी प्रकार यहाँ ई ये में बदलेगी, ऊ की मात्रा इसको मिलेगी ऊ, तो में अत्युत्तम, बहुत ही ज्यादा उत्तम, एकदम। इधर अत्यंत, ई ये में बदल जाएगी और शब्द बन जाएगा अत्यंत। बोलते हैं ये बहुत अत्यंत कठिन प्रश्न था, ठीक है। तो इस प्रकार अपन अति शब्द अपने पढ़ा और आगे अपन चलेंगे। नेक्स्ट अति के बाद है अगला उपसर्ग, वो है अधि। अधि शब्द का अर्थ भी अधिक होता है। अधि का अर्थ अधिक भी होता है, ज्यादा भी होता है और बहुत भी होता है, और एक नया वर्ड है जो है विशेष, वेरी इंपॉर्टेंट, विशेष। अब देखिए इसका अपन संयोग करेंगे, तो संयोग में सबसे पहले अपन लिखा अधि से लिखा अधिकार, फिर अधि से लिखा अधिगम। इन दोनों को अपन समझने की कोशिश करेंगे। अधि का अर्थ है या अधिधनकार। अधिकार शब्द का अर्थ ये मेरा अधिकार है, हक है, या ये मेरा राइट है। तो विशेष बात है अधिधनकार, तो इससे अधिकार वर्ड बना। इसका विच्छेद करोगे तो ये निकलेगा अधि प्लस कार। यहां संयोग हुआ सीधा सा, दो वर्ण बीच में मिले, कोई या ई और ये क दोनों ही मिले, कोई चेंज नहीं हुआ, तब वह संयोग होता है, ठीक है। तो ऐसे संयोग के शब्दों को इनके पर्यायवाची
शब्द याद करने में भी मदद मिलती है ऐसे उपसर्ग लगाने से। अगला है, जैसे मैंने शब्द लिखा आदि प्लस गम। आदि का अर्थ हुआ विशेष और गम का अर्थ होता है गमन करना, गमन करना। वैसे आदिगम का अर्थ होता है सीखना। आदिगम का अर्थ क्या होता है? सीखना। सीखने को लर्निंग बोलते हैं। क्या बोलते हैं? लर्निंग। आदि का अर्थ है विशेष और गम यानी गमन करना। विशेष रूप से गमन करोगे तो आपके अंदर व्यवहारगत परिवर्तन होगा और व्यवहारगत परिवर्तन ही सीखना है। आदिगम, तो इसका अर्थ जैसे प्रत्येक अध्याय है उसके अंत में आदिगम बिंदु होते हैं, जिसे विशेष बिंदु कहते हैं, ध्यातव्य बिंदु कहते हैं, सीखने के योग्य, ठीक है, ध्यान देने योग्य बिंदु। तो इस तरह हम शब्द बनाएंगे। फिर इससे और नए वर्ड बनाना है तो इसके अंत में क्या है? इसके अंत में ई है, ध के साथ ई जुड़ी है, प्लस से पहले ई होती है। प्रथम पद का अंतिम वर्ड ई किस किस संधि में होता है? तो अभी अपन ने पढ़ा वही दीर्घ स्वर संधि में होता है। और किस में होता है? और होता है यण स्वर संधि। और किस में होता है? तो और होता है व्यंजन संधि। व्यंजन संधि, व्यंजन संधि। तो देखिए, चलिएगा अपन दीर्घ स्वर संधि के उदाहरण देखते। दीर्घ संधि, दीर्घ स्वर संधि के उदाहरण देखते हैं। जैसे मैंने एक शब्द लिखा आदि प्लस इक्षक। इस शब्द का अंतिम वर्ण है जो है ई और इसका पहला वर्ण ई। ये दोनों ही मिलेंगे तो दीर्घ ई बनेगी। इधर से ई बार निकली, पीछे बचा ध, और इधर ई बार निकल गई, पीछे बचा स और क। इधर ध बचा और द से पहले क्या बचा? अब इसकी सिरोरेखा एक कर दो। ये दीर्घ ई है, इसको मात्रा इसको दे दो और इसको जोड़ोगे तो ये शब्द बन जाएगा आदिक्षक। आदि का अर्थ होता है विशेष और इक्षक का अर्थ होता है देखने वाला। विशेष रूप से देखने वाले को अधीक्षक कहते हैं और इंग्लिश में इसका ट्रांसलेट होता है सुपरिंटेंडेंट। जैसे पुलिस के आगे अधीक्षक लगा तो वो पुलिस अधीक्षक बनेगा। छात्रावास के आगे अधीक्षक लिखा तो छात्रावास अधीक्षक बनेगा। केंद्र के आगे अधीक्षक लिखा तो वो केंद्र अधीक्षक बनेगा। तो अधीक्षक का अर्थ होता है विशेष रूप से देख रेख करने वाला, तो अधिधनिक्षक। इसी प्रकार मैंने शब्द लिखा अधि प्लस ईन। क्या है? अधि प्लस ईन। इस शब्द को अपन जोड़ेंगे तो ये शब्द बन जाएगा अधीन। अधीन का अर्थ है किसी के वश में। ईन वैसे प्रत्यय है, सीधा जोड़ोगी तो ई की मात्रा बड़ी होगी, ई करेंगे तो भी बड़ी होगी, ठीक है। तो अधीन, यहां दोनों ही शब्दांश मिले, ये भी शब्दांश ये शब्दांश, यह शब्द मिला, यह शब्दांश मिला। तो शब्द और शब्दांश का भी योग होता है और दो शब्दांशों का भी योग होकर के एक नया यौगिक शब्द बनता है, तो उन्हें अर्थ उपसर्ग कहते हैं। तो अधि प्लस इन, अधीन यानी किसी के बस में होना, अधीन होना। तो ऐसे बहुत सारे वर्ड हैं। अपन अब आगे चलते हैं यण संधि, और मैंने शब्द लिखा अधि प्लस अक्ष। क्या लिखा? अधि प्लस अक्ष। इस शब्द का अंतिम वर्ण ई है और इसका पहला वर्ण ओ। जब शब्द का अंतिम वर्ण ई है तो ई को सीधा ये में बदल दो और इधर ध और द से पहले का, और इधर अक्ष है
उसको लिख दो। ठीक है, अक्ष का मतलब धुरी, आंख, और अधिक अर्थ है विशेष। जो विशेष आंख हो उसे अध्यक्ष कहते हैं। अध्यक्ष को इंग्लिश में स्पीकर कहते हैं। अधिधन अक्ष से अध्यक्ष शब्द बनता है। तो ऐसे बहुत सारे वर्ड हैं। जैसे एक वर्ड मैं लिखता हूं जो सबसे प्रचलित, वो है अधि प्लस आदेश। अधि प्लस आदेश। ई को आपने ये में बदल दिया, फिर ध हलंत है, फिर अ, और इधर आदेश आप जोड़ो और ये शब्द बन जाएगा अ ध या दे से। अध्यादेश, इस शब्द से इस शब्द का अर्थ भी जान सकोगे। और स्वर्ग हमें शब्दों के अर्थ जानने में सहायक होता है। आदि का अर्थ विशेष, आदेश यानी ऑर्डर, आज्ञा, जो अपना आदेश क्या है, यह आदेश कौन जारी कर सकता है, विशेष आदेश कौन जारी करता है, तो अपने पॉलिटी में पढ़ा होगा, राष्ट्रपति और राज्यपाल। जब संसद का सत्र शुरू नहीं हो और कोई कानून की जरूरत पड़ गई तो एक विशेष आदेश जारी करता है, विशेष स्पेशल ऑर्डर जारी करता है राज्य में राज्यपाल और राष्ट्र में राष्ट्रपति। तो वो विशेष आदेश उसे अध्यादेश कहते हैं। विशेष आदेश यानी अध्यादेश। और उस आदेश पर बात होती, चर्चा होती है, फिर उसे पास कर दिया जाता है तो वही आदेश कानून बन जाता है। नहीं तो 6 माह और 6 सप्ताह के बाद वो अपने आप निरस्त हो जाता है। तो ऐसे इस शब्द का अर्थ अध्यादेश बना। और इसमें मैं बताता हूं, मैंने एक शब्द लिखा अधि प्लस स्थाता। मैं यहां पर बहुत सारे वर्ड नहीं लिखाऊंगा, मैं केवल वही चीज लिखाऊंगा जो आपके लिए वेरी इंपॉर्टेंट है। आप इनके और भी उदाहरण हैं जो किताबों में देखोगे। संधि युक्त कैसे उसके अंदर उपसर्ग को पृथक किया जाता है तो मैं यहां अलग अलग करके बताता हूं। अधिधन स्थाता, इसको आप जोड़ोगे, आपने अपने संधि पढ़ी थी। क्या पढ़ी थी? संधि पढ़ी थी। मैंने बोला कि स्वर के बाद जब दंतीय स आई तो ये दंतीय स तो मूर्धनी में चेंज होगा, तो इसको आपको मूर्धनी में चेंज करना है। और इसको भी चेंज करना है, कौन से में? ठ में। और आ की मात्रा यह लगानी, इसको नहीं करना है। और अब इसको अधि लिख दो। अब फिर आप इसको वापस जोड़ो, तब आप लिख दो अधिष्ठाता। अधिष्ठाता को डीन बोलते हैं। किसी संकाय का विशेष व्यक्ति उसे अधिष्ठाता कहते हैं। तो देखिए, तो इस तरह अपन इसको पढ़े तो इससे संबंधित और भी बहुत सारे वर्ड हो सकते हैं। जैसे मैं यह लिखता हूं, मैंने लिखा अध्येता, यह आपको करना है, इसका विच्छेद करना है। मैंने शब्द लिखा अध्ययन, अध्याय, अध्यापक, अध्यापन। ऐसे कितने ही वर्ड हो सकते, आप कितने ही उपसर्ग बना सकते हो, लेकिन ये आपको ट्रिक फॉलो करना है। ये जो तरीका है आपको फॉलो करना है, दीर्घ, यण और वज्र, इससे ऐसा तरीका देखना है। ठीक है, आदि से कौन कौन से नए शब्द बना सकते हैं, तो ऐसे आपको बनाना है। अपन अब आदि कर लिया है,
अब अपन चौथा पढ़ेंगे अभी। अभी का अर्थ होता है सामने, सम्मुख, और अभी का अर्थ विशेष भी होता है। तो देखिए, इसको अपन पढ़ेंगे, इसको अपन पढ़ेंगे। अभी, अभी का अर्थ सामीप्य भी होता है और भी होता है सामीप्य भी होता है और ठीक है। तो देखिए, अभी से आपको सबसे पहले संयोग की बनानी है। किसके बनानी है? संयोग। तो संयोग से मैंने शब्द लिखा, अभी से लिखा अभिभावक, अभिवादन, अभिवादन, अभिराम, अभिराम, अभिनव, अभिनव। ऐसे कितने ही वर्ड आप बना सकते हो। अभिमान, विशेष मान, विशेष रूप से नया। अभिराम का संपूर्ण अर्थ होता है सुंदर। विशेष वादन और अभिनंदन, अभिनंदन, ऐसे वर्ड बनते हैं। तो इस शब्द का अंतिम वर्ण भी क्या है? ए। तो कौन कौन सी संधि हो सकती हैं? तो नंबर 1 होगी दीर्घ। तो दीर्घ के उदाहरण जैसे मैंने शब्द लिखा अभिधन, इप्सा। इप्सा का अर्थ होता है इच्छा, अभि का अर्थ विशेष। तो विशेष इच्छा उसे कहते हैं अभिप्सा। ठीक है, मैंने शब्द लिखा अभिधन, इप्सित। इप्सित का चाह, अभी विशेष, विशेष रूप से चाह, तो उसे कहते हैं अभिप्सित। मैंने अगला वर्ड लिखा अभीष्ट। इसका विच्छेद करते हैं तो शब्द बनता है अभिधन इष्ट, अभिधन इष्ट। अभि का विशेष, इष्ट प्रिय, जो विशेष प्रिय होता है उसे अविष्ट कहते हैं। अविष्ट का पूर्ण। ठीक है, इसी प्रकार इसी में दूसरी संधि है यण स्वर संधि। अब यण स्वर संधि के उदाहरण अपन 1-2 देखेंगे, ज्यादा नहीं देखेंगे। जैसे मैंने शब्द लिखा अभिधन उदय, अभिधन आवेदन, आवेदन। तो आवेदन उदय जोड़ोगे क्या बनेगा? अब ये ई ये में बदल जाएगी, ऊ की मात्रा इसको मिल जाएगी अभ्युदय। अभ्युदय का मतलब होता है विशेष उदय होना। अभ्यावेदन, विशेष आवेदन, अभ्यावेदन कहते हैं जिसे, विशेष आवेदन, अभ्यावेदन। अभिधन आस, अभिधन आस, अभिधन अस्त, अभिधन अस्त। ये जोड़ोगे तो ये शब्द बन जाएगा अभ्यस्त। इसको जोड़ोगे तो ये शब्द बन जाएगा अभ्यास। ई य में बदलेगी आ की मात्रा, ई य में बदलेगी अ की मात्रा, ये को
और यहाँ आ की मात्रा ये अभ्यास और अभ्यस्त। तो ऐसे बहुत सारे वर्ड बन सकते हैं। तो इस तरह इसी का व्यंजन संधि का अभी का ही व्यंजन संधि का मैंने लिखा अभी का अभी उपसर्ग का व्यंजन संधि इसमें, जैसे तीसरी टॉपिक तीसरी संधि, जैसे मैंने शब्द लिखा अभिधन से, अभिधन से क्या बनेगा, यह स मूर्धन्य में चेंज हो जाएगी और इसमें एक ही मात्रा इसमें भी आ जाएगी। और अब आप इसको अभी को यहां लिख दो और यहां कर लिख दो, ये शब्द बन गया अभी से। ठीक है, तो इस तरह ये व्यंजन संधि का उदाहरण हो गया। अब अपन आगे चलते हैं, अब अपन आगे चलते हैं। ये सबसे पहले अन हो गया और उसके बाद अरि, अति, अधि और अभी, चार हो गए। पांचवा है अनु। अनु, अनु का अर्थ होता है बाद, अनु का अर्थ होता है पीछे और अनु का अर्थ होता है विशेष और अनु का अर्थ होता है छोटा। एक शब्द के एक से अधिक अर्थ निकलते हैं। इसका संयोग करेंगे। सबसे पहले अपन संयोग करेंगे तो संयोग में क्या लिखेंगे, तो अनु से बनेगा अनुज, अनुजा, अनुभव, अनुलोम, अनुलोम, अनुचर, अनुमान। कितने ही अपन कर सकते हैं। अनु यानी बाद, जैन जन्म, जो बाद में जन्म लेता है उसे अनुज कहते हैं, जो बाद में जन्म लेती उसे अनुजा कहते हैं। ठीक है, यहां बाद हो गए, यहां विशेष हो गए। अनु यानी विशेष, भव यानी होना, जो विशेष होना उसे अनुभव कहते हैं। यहां अनुचर पीछे, अनु यानी पीछे, चर चलने वाला, अनुचर, अनु अनु अनुकरण, ठीक है, अनुसरण। बहुत सारे वर्ड बन सकते, कितने ही कर सकते हो। इसमें सीधा अनु वर्ड है, अनु उपसर्ग। अन और अनु इन दोनों को ध्यान रखना है और इनसे बहुत सारे प्रश्न पूछे जाते हैं। तो देखिए इस शब्द का अंतिम वर्ण क्या है, और ऊ किस किस में हो सकता है कि ऊ के बाद ऊ आए तो दीर्घ हो जाता है। तो पहले तो दीर्घ संधि, पहले कौन सी संधि, पहले दीर्घ संधि, दीर्घ संधि, दीर्घ स्वर संधि। तो शुरू करते हैं अपन। जैसे मैंने शब्द लिखा अनु प्लस उदित, अनु प्लस, अनु का अर्थ है बाद, अनु का अर्थ है बाद, उदित यानी प्रकट होना, प्रकट होना, जो बाद में प्रकट होता है उसे क्या कहते हैं, अनुदित कहते हैं। क्या कहते हैं, तो इस शब्द का अंतिम वर्ण और इसका ऊ, और ऊ मिलकर के बड़ा हो गए और इधर न अलंग और न से पहले अ और इधर दीप। अब आप इसको जोड़ोगे तो क्या बन जाएगा, अनुदित। क्या बन जाएगा, अनुदित। इसी प्रकार मैंने शब्द लिखा अनुधन उदय, तो ये क्या बन जाएगा, अनु अनुदय, अनुदय। ठीक है, ऐसे बहुत सारे वर्ड हैं। अब आगे चलते हैं अपन इसकी दूसरी संधि, अनु की दूसरी संधि। जैसे इसमें और कौन सी संधि हो गई,
यण संधि। कौन सी होगी? यण स्वर संधि। मैंने शब्द लिखा अनुधन अय, अनुधन अय। इस शब्द का अंतिम वर्ण उ है। उ किस में जुड़ा है? न। बाद में असमान स्वर है तो उ को व में बदल दो, न हल, फिर अ और इधर अय। अब इसको आप जोड़ते ही ये शब्द बन जाएगा अन्वय। तो अनु से अन्वय बना यण संधि में, ठीक है। अन्वीक्षा, अन्वीक्षा बनता है, अनुधन इक्षा। अनुधन एषण, अन्वेषण बनता है। अन्वीति बनता है, अनुधन इति, अन्वीति बनता है। तो यह सब इससे बनेगी। अगली है इसमें, इसी में व्यंजन संधि, इसी में व्यंजन संधि जिसमें अनु उपसर्ग का प्रयोग है। सबसे इंपॉर्टेंट जो मैं लिखता हूं, आप देखिएगा, मैंने लिखा जैसे मैंने लिखा अनु धन सन, यहां पर व्यंजन संधि नियम प्रयोग होगा। ये दंत्य से है, ये मूर्धन्य में चेंज हो जाएगा और ये ऐसे बन जाएगा अनु सन, अनु सन। अनुसंग में जब एक प्रत्यय लगाओगे तो शब्द बन जाएगा अनुसांगिक, अनुसांगिक। तो इस तरह ये वर्ड बनेगी, ठीक है। अनु यानी बाद, संग यानी सर, जो बाद में साथ करता है उसे अनुसंग कहते हैं। अनुसांगिक, अनुसांगिक टिप्पणी, पहले जो कोई कमेंट लिखता है उसके साथ देने के लिए जो टिप्पणी लिखी जाती है उसे आनुषंगिक टिप्पणी कहते हैं। तो इसको अपन आगे पढ़ेंगे। तो इस तरह इस शब्दों के अर्थ अपन जान सकते हैं इस उपसर्ग के माध्यम से। तो पांचवा अपना हो गया अनु, और अब अगला छठा वो है अप। अप का अर्थ बुरा होता है, लेकिन कहीं कहीं ये अच्छा भी कर देता है, ठीक है। संयोग बनेगा तो संयोग में सबसे पहले अपन लिखेंगे अब से। अब से अपन ने लिखा अप, अब से लिखा अपमान, अपशब्द, ठीक है। अपयश, अपकीर्ति, अपकीर्ति, ऐसे बहुत सारे वर्ड होंगे अब से। और इसमें कौन कौन सी संधि हो सकती हैं? तो इससे पहले अ है। क्या है? अ। तो अ उपसर्ग से युक्त वर्ड मैंने शब्द लिखा अपधन अन। क्या लिखा? अपधन अन। इसको आप जोड़ोगे तो ये शब्द बन जाएगा अपंग। वैसे ही इसे अपंग भी कहते हैं। कहते क्या है? अपंग, ठीक है। शब्द का यहाँ पर अंग शब्द जुड़ने से कहीं कहीं ऐसे शब्द क्या कहते हैं, जैसे विरोध होता है। क्या होता है? विरोध भी हो सकता है, उच्चारण को प्रधानता दी जाती है। तो यह अपंग शब्द शुद्ध है, ठीक है। ऐसे मैंने इसमें यह दीर्घ संधि का लिखा, फिर मैंने लिखा यण। अरे अ के बाद ई आ सकता है, ठीक है, ओ आ सकता है, कुछ भी आ सकता है। तो मैंने शब्द लिखा या गुण संधि लिखी। क्या लिखी? गुण संधि। और मैंने शब्द लिखा अपधन इक्सा, अपधन इक्सा। इस शब्द का अंतिम वर्ण क्या है? अ। इसका पहला वर्ण क्या है? ई। ये दोनों ही जुड़ते हैं तो क्या बनते हैं? ए। और यह अ, प और यह श। अब ये एक ही मात्रा इसको मिलेगी और ये शब्द बन जाएगा
अपेक्षा। तो अपेक्षा का सही भी हो गया। अच्छा, तो कई अच्छे में प्रयुक्त होता है, लेकिन इसमें ये निषेध या बुरा रूप में इसका होता है। ये शब्द को लघु कर देता है। क्या कर देता है? लघु कर देता है। ठीक है, तो इससे अपन की बहुत सारे वर्ड बन सकते हैं, जैसे अपव्यय, अपवाद, अपकर्ष, अपराध, अप्रयोग, अपहरण। तो बहुत सारे वर्ड बन सकते हैं। तो अपन लिखेंगे जैसे अपराध या अपराधी, अपकार, अपकार का विलोम उपकार, जो उपकार, उपकार का विलोम अपकार। ठीक है, अपहरण, ठीक है, अपभ्रंश, जो बहुत ही ज्यादा व्यय करता है, बिना फालतू व्यय करता है, तो अपव्यय। तो ऐसे अपवाद, तो इससे ऐसे बहुत सारे वर्ड बन सकते हैं। तो आप इसे आप नोट करिएगा, स्क्रीनशॉट भी आप ले सकते हैं। तो अब उपसर्ग अपने कंप्लीट हो गए। अगला अपन 7वां करेंगे, वो है अव। अव का अर्थ है अवज्ञा। ठीक है, अव का अर्थ है अवज्ञा या अवहीनता को दर्शाता है, अनादर को दर्शाता है, पतन को दर्शाता है। अनादर को दर्शाता है, हीनता या पतन को दर्शाता है। तो अव से ही अपन संयोग करेंगे। सबसे पहले संयोग, तो अव से ही अवज्ञा बनता है, अवज्ञा। अव, अव मूल्यन, अवमूल्यन। ठीक है, अव से अवसर बनता है, अवतार बनता है, अवगुण बनता है, और अवखड़ भी बनता है। ठीक है, ये अव शब्द है, इसी का ही तद्भव क्या बनता है? अव। इसी का ही तद्भव क्या बनता है? तो इसमें साथ में आप तद्भव लिख सकते हो, क्योंकि अव, अव का अव बन गया औषध। देखो, तत्सम वर्ड अपन बोलते नहीं प्राय, और तद्भव युक्त शब्द अपन बोलते हैं। जो अपन बोलते हैं उसे तद्भव शब्द कहते हैं। तो अव से औषध तद्भव में, अवतार से अवतार, अवगुण से अवगुण, और अवघड़ से अवघड़, अवघड़। ठीक है, तो देखिए, अवसर से औषध, क्या दिन अवसर आया है, क्या आया है? अवतार है, या अवगण हो गया है। क्या हो गया है? अवगण। बड़े बुजुर्ग बोलते हैं अवगण हो गए। अवगण का मतलब बुरे गुण हो गए हैं। ठीक है, तो ऐसे, तो जिसे हम प्राय बोलते हैं वो तद्भव शब्द होते हैं, और जिसे प्राय नहीं बोला जाता है वो तत्सम शब्द है। ठीक है, तो तत्सम और तद्भव में ये फर्क होता है। तो अव का तद्भव अव होता है। क्या होता है? हिंदी के उपसर्ग में अपन इसको पढ़ेंगे, लेकिन यहां भी मैंने इसको लिख लिया है। ठीक है, अब इसमें दीर्घ संधि का उदाहरण देख लो। दीर्घ स्वर संधि, और मैंने शब्द लिखा अव धन अवंतर। इसको आप जोड़ोगे तो शब्द बन जाएगा अवान्तर। क्या बनेगा? अवान्तर बनेगा। तो ऐसे और भी बहुत सारे वर्ड हैं, जैसे
अ से अवशेष, अवलोकन, अवगत, अवनत, अवस्था, अवसान। तो ये वर्ड भी आप लिख सकते हो जो संयोग के हैं। अवसान, अवनत, अवस्था, अवलोकन। ठीक है, तो ये इससे ऐसे अपन आप वर्ड बना सकते हैं। आगे अपन ये अ पर सारे उपसर्ग अपने कंप्लीट हो गए। अब अपन 8वां उपसर्ग करेंगे, वो है आ। और आ का अर्थ होता है तक या पर्यंत। क्या होता है? तक या पर्यंत। मैंने संयोग किया, और संयोग में आ से बनेगा आचार, आहार, आलोक। ठीक है, आजन्म, आमरण, आजीविका, आकंठ, आरोह, आरोही, आरोही, आरोहण, आरोहण। और इससे बहुत सारे वर्ड बन सकते हैं आ से। अपन को इतना ही देखना है संयोग। अब देखिए, इसमें दीर्घ संधि का तो कुछ है नहीं, यानी प्लस से पहले आ है। ठीक है, आ के बाद आए या अ है, तो ऐसा कुछ है नहीं। और संधि हो सकती है गुण, अ या आ के बाद ई ई उ ऊ री आई। तो इसमें अगली अगली संधि है व्यंजन। इसमें व्यंजन संधि का एक उदाहरण है। एक बार राजस्थान हाईकोर्ट भर्ती परीक्षा में आया था, और आया क्या था? आया ऐसे था, आच्छादन, 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 आच्छादन। इसका विच्छेद करना है। क्या करना है? तो विच्छेद करना है, तो इसका विच्छेद ऐसे होता है, आधन साधन, आधन साधन से आच्छादन बनता है। बीच में च का आगम हो गया। बीच में किसका हो गया? स्वर के बाद स संबंधी अपन ने नियम पढ़ा था। स वर्ण आए, स्वर के बाद स क्ष से स्टार्ट होने वाली वर्ण आए, तो बीच में च का आगम हो गया, तो ये च का आगम हो गया, आ प्लस छादन। ठीक है, तो इसका विच्छेद इस तरह होगा। इसमें आ उपसर्ग प्रयुक्त है। कौन सा उपसर्ग प्रयुक्त है? आ। अब अपन चलते हैं 8 और 9 उपसर्ग, वो है उत। उत का अर्थ होता है ऊपर, उत का अर्थ होता है श्रेष्ठ, और उत का अर्थ भी होता है अच्छा। ठीक है, इससे संयोग से बनने वाले बहुत सारे वर्ड हैं। तो देखिए, उत से बनेगा उत्कर्ष, उत्कंठा, ठीक है, उत्सर्ग, उत्साह, उत्सव। तो ऐसे बहुत सारे वर्ड बनते हैं। ऐसे आपको करना है। ठीक है, अब उत में ये प्लस से पहले त है, और तय क्या वर्ण है? व्यंजन। तो इसमें व्यंजन संधि ही होगी, दूसरी तो कोई संधि होगी नहीं। तो व्यंजन संधि के उदाहरण अपने बहुत किए हैं उत से। तो यह व्यंजन संधि है। कौन सी संधि है? व्यंजन संधि है। तो व्यंजन संधि के कुछ उदाहरण हैं, वो अपन करेंगे।
जैसे मैंने शब्द लिखा उद्दन च, उद्दन चय, उद्दन चारण, इन दोनों को अपन देखेंगे तो ये चय त के बाद च आता है तो त भी च में बदल जाएगा उच्च, और त के बाद च आता है तो त च में बदल जाएगा उच्च। तो इससे और भी शब्द बनते हैं, तो डायरेक्ट शब्द लिखता हूं मैं। जैसे मैंने शब्द लिखा उद्भव, उद्घाटन, उदाहरण, उद्धार, उड्डयन, उद्धरण, उद्धृत, ठीक है। और भी बहुत सारे वर्ड हैं इससे बनते। तो व्यंजन संधि में इतने त संबंधी अपन ने नियम पढ़े थे, व्यंजन संधि में जो त संबंधी नियम पढ़े थे वो सब इसमें आएंगे, ठीक है। जैसे उन्नति, उद्देश्य, उद्गम, ठीक है। उन्नति, उद्दन्नति, ये पंचम वर्ण संबंधी नियम। उद्देश्य, उद्दन देशी, उद्दन देशी। तो ऐसे बहुत सारे वर्ड हैं। उद्गार, उद्दनगार, उद्गार। तो ऐसे वर्ड बनते हैं। ये त संबंधी नियम में आपने पढ़ा था, बहुत सारे यहाँ एक बार वापस रिपीट किए। तो इस शब्द को सबको अलग करोगे तो आप सब इसको अलग कर देना। इसमें उद्दन भाव, क्योंकि त का द बना, उद्दन घाटन, उद्दन आहरण, या थोड़ा उद्दन आहरण, क्योंकि यहाँ ये बन, यहाँ क्या लगा है, यहाँ स्वर है और स्वर की मात्रा इस वर्ण को मिलेगी, तो द में बदल जाएगी। ये संधि में अपन ने पढ़ा था, ठीक है। उद्धार ये थोड़ा इंपॉर्टेंट है। उद्दन हार, इसका विच्छेद उद्दन हार होगा। विच्छेद करने में गलतियां कर लेते, जैसे उद्धृत का मैंने शब्द लिखा उद्दन हिरित, हिरित शब्द है, ह ध में बदलता है, त द में बदलता है। ये मैंने संधि में पढ़ा लिए है तो अब बार बार पढ़ने की जरूरत नहीं है। उद्दन्नति तो पांचवें में बदल जाएगा, क्योंकि बाद में पांचों आए हैं। तो आप ऐसे इस नियम को एक बार वापस इसका आपका रिवीजन भी हो जाएगा, ठीक है। हर बार आप इस का रिकॉल करते रहें, प्रत्यय स्मरण करते रहें, फिर से आप स्मृति में लाते रहें इसे, और ये ऑटोमेटिक अपन आगे पढ़ेंगे तो स्मृति में आता रहे। अब अपना नवा उपसर्ग है वो है उप। उप का अर्थ है पास, उप का अर्थ है सहायक। उप का अर्थ पास भी होता है, उप का अर्थ सहायक भी होता है। अब अपन संयोग में इसे क्या लिखेंगे, तो संयोग में मैंने लिखा उप से लिखा उपचार, उपना, उपकार, उपमान, उपमेय, उपजाति, उपसरपंच, उपराष्ट्रपति, ठीक है। उप प्रधानमंत्री, प्रधानमंत्री, उपमंत्री, उपवन, ठीक है। उप सहार। आज से बहुत सारे वर्ड बनते हैं, कितने ही बना सकते हो। उपधन चार, इसमें सीधा सा उप अलग होगा, सीधा सा उप, जैसे उपनिवेश, उपदेश, उपस्थिति, उपनिवेश,
उपनिवेश, उपदेश और उपस्थिति, उपस्थिति ऐसे बनेगा। अब इसमें प के साथ कौन सा है? प के साथ अ है, प्लस से पहले अ है, बाद में ए भी आ सकता है, तो इससे भी दीर्घ संधि भी बनेगी। इसमें कौन सी संधि बनेगी? दीर्घ स्वर संधि। जैसे मैंने शब्द लिखा उपधन अंग, क्या बनेगा? उपांग बनेगा। क्या बनेगा? उपधन अंग से क्या बनेगा? उपांग शब्द बनेगा। ठीक है, और भी बहुत सारे वर्ड बनेंगे। उपधन, उपधन या ये अपने कर लिया, तो यहाँ अ है, अ और किस संधि में होता है? तो गुण संधि में। कौन सी संधि में होता है? गुण स्वर संधि, गुण स्वर संधि। जैसे मैंने शब्द लिखा उपधन इक्सा, क्या बनेगा? और ई मिलकर के ए बन जाएगा, तो ये शब्द बन जाएगा उपेक्षा। उपेक्षा का अर्थ होता है तिरस्कार, तिरस्कार करना या मना करना, मनाही। उपेक्षा कर दी मैंने, तिरस्कृत कर दिया, तिरस्कार कर दिया, तो उप से, उप का अर्थ गौण भी होता है और सादृश्य में होता है, निकटता भी होता है। तो उप का अर्थ गौण और इसका निकटता, ये निकटता तो हो गया, ठीक है। सदृश, सदृश, सदृश शब्द भी हो सकता है। तो ये इसके अर्थ होते हैं। अलग अलग प्रश्नों में अलग अलग अर्थ इसका लिया जा सकता है। तो ये अपन उप अपने उपसर्ग कंप्लीट हो गए, ठीक है। अब अ पे 7 उपसर्ग थे, अ पे वो अपन ने कर ली, आ पे 1 था और ओ पे 2 थे। 7 2 9 1 10 उपसर्ग अपने कर लिए। अब अपन चलेंगे दुर दुस, तो साथ में पढ़ेंगे टॉपिक दुर और दुस। तो देखिए अगला अपना 11वां उपसर्ग है, ग्यारहवां है दुर, फिर 12वां है दुस। दोनों का अर्थ, अब इसका अर्थ होता है 11वां और 12वां दोनों को साथ ही पढ़ेंगे, दुस। दोनों का अर्थ यही साथ में लिखेंगे, ठीक है। क्यों? कि इसका मूल रूप है दू, और दू से घोष वर्ण आता है तब दुर बनता है, और दू विसर्ग के बाद अघोष वर्ण आता है तो दुष्वर्ण बन जाता है। अघोष वर्ण, अघोष, घोष वर्ण और अघोष वर्ण। इसका अर्थ बुरा भी होता है और इसका अर्थ कठिन भी होता है। कठिन, बुरा या कठिन होता है। तो इसके सबसे पहले अपन दुर से अपन शब्द बनेंगे दुर प्लस आत्मा, संयोग करेंगे दुर प्लस आत्मा, दुर प्लस अवस्था, ठीक है। इसको जोड़ोगे तो ये शब्द बन जाएगा दुरात्मा, या बन जाएगा दुर्वस्था। देखिए यह शब्द बाद में स्वर आया तो स्वर की मात्रा इसको मिल गई। अब मैंने शब्द लिखा दुर प्लस लब, ठीक है। बाद में व्यंजन है तो इस रे को रेफ कर दो,
यानी र प्रक्रिया से ये शब्द बन जाएगा दुर्लभ। ऐसे और भी वर्ड हैं जैसे दुर्शेय, दुर्बल, दुर्गम, दुर यानी कठिन, गम यानी गम करना, जगह जाना कठिन हो उसे दुर्गम कहते हैं। दुर, दुर्दशा यानी बुरी दशा, दुर्दशा यानी बुरी दशा। इस प्रकार दुर से बहुत सारे वर्ड बनते हैं, ठीक है। जैसे दुर्जन, दुर्गुण, दुराचार, तो ऐसे शब्द बनेंगे। तो आप लिखोगे दुर्जन, बुरा जन, उसे दुर्जन कहते हैं। दुर्गुण, बुरे गुण, तो दुर्जन, दुर्गुण, दुर्दमनीय, बुरी तरीके से दमन करना उसे दुर्दमनीय कहते हैं। तो इस प्रकार ये वर्ड बना, ठीक है। इसके बाद दूर, दूर से, दूर के बाद रम्य शब्द लिख दिया, तो यहां दुरम्य शब्द बन गया। यह थोड़ा ये इंपॉर्टेंट है, रोरी संधि, रे के बाद रे आए तो पहले वाला वर्ण दीर्घ हो जाएगा और रे का हो जाएगा लोप, और ये शब्द बन गया दुरम्य, ठीक है। तो देखिए इस तरह दुस, दुस से संयोग बनेंगे, तो शब्द लिखा मैंने दुस। अब देखो इसमें अघोष वर्ण आएंगे, क्या आएंगे? जब इसमें च, स और श संबंधी वर्ण आए तो ये स बन जाएगा तल, ये इस स में बन जाएगा, ये स इसमें चेंज हो जाएगा। अगर इस दुस के साथ बाद क्या क ख, क ख, ठ ठ, प फ या य स है, तो ये स इस स में चेंज हो जाएगा, ठीक है। जैसे मैंने दुस से लिखा दुशासन, दुशासन, आप इसको अलग करोगे तो इसमें से दुस उपसर्ग अलग निकलेगा, दुस प्लस शासन, ठीक है। दुस से बनेगा दुश्चिंता, दुश्चिंता, इसको अलग करोगे तो ऐसे बनेगा दुस प्लस चिंता, दुस प्लस चिंता, दुश्चिंता, ठीक है। तो ऐसे बहुत सारे वर्ड बन सकते हैं, जैसे दुष्चरित्र, ठीक है। तो दुस से मैं एक साथ लिखता हूं, मैंने यह शब्द लिखा दुस प्लस परिणाम, दुस प्लस परिणाम, और इसको आप जोड़ोगे तो ये शब्द बन जाएगा दुष्परिणाम, ठीक है। दुस वाले उपसर्ग और लिख लें, इसे सीधे उपसर्ग लिखिए दुष्चरित्र, जिसका बुरा चरित्र, दुस, दुस कर्म, जिसके कर्म बहुत बुरे हो उसे दुष्कर्म, ठीक है। दुस्साहस, बुरा साहस, दुस्तर, ठीक है। और भी बहुत सारे वर्ड बनते हैं, ठीक है। दुस से और भी बहुत सारे वर्ड बनते हैं, जैसे दुष्प्राप्य, दुस, दुस्साध्य, 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 ठीक है। दुस्साध्य, मैंने एक शब्द लिखा दुष्प्राप्य, और इसको आप वापस जोड़ोगे तो ये ऐसे बन जाएगा दुष्प्राप्य, दुस्साध्य,
दुष्प्राप्य, ठीक है, जिसे प्राप्त करना कठिन हो, दुष्प्राप्य जिसे साधना कठिन हो उसे दुष्साध्य। तो इस तरह दुष् से दुर और दुष् से अपने वर्ड बनाए, ठीक है। तो ये 12 अपने हो गए। अब इससे आगे अपन पढ़ेंगे। ये 12 अपन ने जो पढ़े हैं इसको एक बार वापस रिवीजन करते हैं। देखिए, सबसे पहले अ या अन, उसके बाद पढ़ा है अपन ने आदि, और उसके बाद अधि, अति, अधि, अभि, अनु, अप, अव, और उसके बाद 8वां आ, 9वां उत, 10वां उप, और 11वां दुर, और 12वां दुस। ये वर्ड अपन ने पढ़े। अब अपने 10 उपसर्ग और बाकी है, तो और भी इसमें प्रैक्टिकल करेंगे, थोड़ा समझने की कोशिश करेंगे। तो इससे शेष बच्चे हैं वो आपको होमवर्क के रूप में करना है, अगली क्लास आए तब तक। वो कौन कौन से हैं तो आप लिख देना। तो देखिए, वो अगले अपने होमवर्क के रूप में जो करना है उससे आप करिएगा नि, निर, नि, निर, निस, प्र, प्र, परि, प्रति, वि, सु और सम। एक बार इसका आप रिवीजन करिएगा, और इससे संबंधित और भी उदाहरण हैं वो आप देखिएगा, और बढ़िया से एक बार आपकी संधि भी एक बार रिपीट हो जाएगी, और उपसर्ग युक्त ऐसे कोई भी शब्द हैं तो उपसर्ग युक्त शब्द बनाना और उसे पृथक करना, यह सब आपको अच्छे से इत्मीनान से सीखना है। तो चलो आज इतना ही पढ़ेंगे, और उसके आगे अगली क्लास जब भी हो तब तक आप ये रिवीजन कर लें, तो फिर एक बार इसे अच्छे से आपको समझ में आ जाएगा। तो आज आप इजाजत दें। थैंक यू, धन्यवाद।